हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की इस 9th एडिशन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 5 जिसका नाम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसका पार्ट 7। आइए शुरू करने से पहले थोड़ा चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात ऐसी है कि ये 7th जो पार्ट हम कर रहे हैं, कोशिश ऐसी रहेगी कि भले थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा 10-15 मिनट का, बट अब इसके अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो देखेंगे बहुत लंबा होगा तो रोक देंगे। तो अब पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ का। समझते हैं क्या है कहानी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन 4 स्टेजेस के बेसिस पे इसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पोल्यूशन इन्वेंटरी और अपॉर्चुनिस्टमेंट स्टडीज़, जो भी स्टडीज़ वगैरह करी गई हैं इन सब से रिलेटेड, वो सब अलग अलग सोर्सेस को देखती हैं कि जो ये सारी चीज़ें जो एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बनाते हेल्थ प्रोटेक्शन के साथ में मिलके नहीं चलते हैं। ठीक, अब एक बात ये आती है पहले, दूसरी बात कि इसके अंदर की क्या चीज़ अल्टीमेटली ऐसी, मतलब व्हाट अल्टीमेटली शुड ड्राइव पॉलिसीज, नॉट जस्ट व्हाट सोर्स इज एमिटिंग मोर, बट विच सोर्स इज लाइकली टू लीड टू अ ग्रेटर एक्सपोजर टू हेल्थ डैमेजिंग पोल्यूटेंट्स। एक चीज़ ये कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब सोर्स है वहाँ से ज़्यादा एमिशन निकल रहा है, ये नहीं, बल्कि बात ये आती है कि कौन सा सोर्स ऐसा है जिसकी वजह से हेल्थ डैमेजिंग पोल्यूटेंट्स ज़्यादा निकल रहे हैं। और विश्व भर में स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जो व्हीकल्स हैं ना, गाड़ी घोड़ा, इनकी वजह से देखा जाए तो क्वार्टर से लेके करीब क्लोज टू हाफ जो पर्टिकुलेट्स हैं सिटीज़ के अंदर, उनका कारण ये व्हीकल्स ही होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारे साइंटिस्ट कुछ ऐसा नहीं कहते कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं इन डैमेजिंग पोल्यूटेंट से दैन व्हाट अकर्स इन द एम्बिएंट कंडीशन। अभी तुम नॉर्मली जितना इंसान की हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, तो साइंटिस्ट ये नहीं कहते कि पोल्यूशन में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा एक्सट्रीम। ठीक है, जो भी हम सांस लेते हैं तो 3-4 गुना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं उसके अंदर एम्बिएंट एयर कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में। अभी आप नॉर्मली लो और जो है पोल्यूशन वाली एयर लो तो 3-4 गुना ज़्यादा का पोल्यूशन का फ़र्क आता है। अच्छा, जो गाड़ी घोड़े से जो पीछे से धुआं निकलता है, ठीक है, उसमें अगर आप सांस वगैरह ले रहे हो तो ये आप देखोगे कि रोड पे चलोगे तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और अप टू 500 मीटर्स फ्रॉम देयर, तो मेजॉरिटी हमारी सिटीज़ जो है वो इन जोन्स में पाई जाती हैं। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो ये आता है कि पीपल एक्सपोज्ड हैं बहुत सारे पोल्यूटेंट्स के मिक्सचर से। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और इसी वजह से एक सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो बेनिफिट ज़्यादा होंगे जब पोल्यूशन के सोर्सेस को आप रेगुलेट करोगे फॉर मल्टी पोल्यूटेंट्स। जो इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं ना, उनको आपको रोकना है। जैसे दिल्ली की जो एयर है वो काफ़ी थिक है ना, विद द पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, एयर टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है एक फ़ायदा है, मेरिट है इन एनजीटी का जो फोकस है डीजल एमिशन को लेके, जो कि एक मल्टी पोल्यूटेंट मिक्सचर है। इसे एक कार्सिनोजन के तौर पे आइडेंटिफाई करा गया है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग लिंक डीजल का लंग कैंसर से देखने को मिला है। तो अगर आप ऐसे जहरीले पदार्थों में, टॉक्सिन्स में एक्सपोज हो गए तो भैया इसको आप रोको, एलिमिनेट करो ऐसे एक्सपोजर का। और चौथी और आखिरी बात ये कि हमारी एयर क्वालिटी की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कट ऑफ है जो रियलिटी है हेल्थ सेक्टर की उससे। इंडिया के अंदर हेल्थ में बहुत तेज़ी में बदलाव दिख रहा है। बहुत सारी सिटीज़ बढ़ने की वजह से क्रॉनिक डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है और एस्टिमेट करा जा रहा है कि मोर देन आधी से ज़्यादा सारी जो मौतें होंगी ईयर्स लॉस टू इलनेस, ये देखने को मिलेगा। इस वजह से कैंसर, स्ट्रोक, क्रॉनिक लंग डिजीज़ की अब मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हैं बाय द एयर पोल्यूशन, है ना।
ये तो खैर मैं ही एक चीज़ झेल रही हूँ, तो आई कैन फील, एंड मेरे को बहुत दुख होता है इस चीज़ का। अब हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में। गौर से समझिए पहले एसिड रेन होती क्या है। देखिए, जब ये जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, ठीक है ना, वो जब एसिडिफाइड होता है तो हम इसको बोलते हैं एसिड रेन। कब होता है ये मैम, एसिड रेन कब हो जाती है बारिश में, बरसोरे मेगा में? देखिए, तब होता है जब जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, इसको गौर समझिएगा, बड़ा टॉपिक है, यही टॉपिक कवर करेगा। ये जो ऑक्साइड हैं, ठीक है ना, सल्फर के और नाइट्रोजन के, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ये रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट है? मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ ये सल्फर और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ने रिएक्ट करा और तब ये बनी। ये ऐसी बारिश है जिसमें जो pH लेवल है वो लेस देन 5.6 है। और एसिड रेन पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ डैमेज करती है? लेक्स को करती है, स्ट्रीम्स को करती है, फॉरेस्ट को करती है, प्लांट्स को करती है, एनिमल्स को करती है, वो उन सभी जीव जंतुओं को करती है जो उस इकोसिस्टम में रहते हैं। ठीक है मैम, एसिड रेन जो है उसका एसिड डिपोजिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा हमें समझाइए। देखिए, एसिड रेन तो एक बड़ा टर्म हो गया जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पाओगे। वेट डिपोजिशन भी पाओगे और ड्राई डिपोजिशन भी पाओगे, ठीक है ना। सब इकट्ठा हो रहा है ना, मटेरियल फॉर्म है डिपोजिशन मटेरियल का एटमॉस्फेयर से। तो एक एक हेड के अंदर इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वेट डिपोजिशन पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए, अगर एसिड के केमिकल्स जो कि एयर में हैं, ठीक है, वो उड़ के चले गए ऐसे एरिया में जहाँ की जो वेदर है वो हल्की सी नम है, वेट है, ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि वो जो एसिड्स हैं वो ज़मीन पे गिरेंगे, फॉल करेंगे, किस फॉर्म में? रेन के फॉर्म में, क्योंकि हल्की सी एयर वेट है तो बारिश होएगी, या स्नो होगी गिरेगी, या फॉग होगा, या मिस्ट होगी, और वो उसी के माध्यम से कहाँ गिर के आ जाएंगे एसिडिक केमिकल? ग्राउंड पे, ठीक है। जैसे ये एसिडिक वाला पानी नीचे आया है ना ग्राउंड के माध्यम से, तो ग्राउंड पे तो ये आते ही बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को अफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। किस हद तक अफेक्ट करेगा ये तो डिपेंड करता है कि ये लोग कितना सरवाइव कर पाते हैं, कितना एसिडिक वाटर है, क्या केमिस्ट्री है, क्या बफरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, और किस तरह की मछलियाँ, पेड़ या दूसरे जीव जंतु हैं जो उस पानी को पी के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रेसिपिटेशन क्या करती है। प्रेसिपिटेशन हटाती है गैसेस को, पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर से, और इसमें ये दो प्रोसेस का उपयोग करती है। पहला तो होता है रेन आउट। रेन आउट जो कि मतलब कि पार्टिकल्स जब होते हैं क्लाउड की ड्रॉप्स में इकट्ठा होते हैं और उन क्लाउड की ड्रॉप्स गिर जाती हैं ज़मीन के ऊपर, तो ये तो रेन आउट के माध्यम से आ गया नीचे। और दूसरा कहलाता है वॉश आउट। व्हाट इज दिस? ये तब होता है जब मटेरियल जो क्लाउड के नीचे हैं ये बह के आते हैं बाय रेन या स्नो के माध्यम से। जैसे ये गिरता है तो वो रेन या स्नो के नीचे साथ ही ये मटेरियल जो नीचे उड़ रहे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको वेट डिपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि ड्राई डिपोजिशन क्या होता है। देखिए, ऐसे एरिया में जहाँ की वेदर सूखी है, ड्राई है, तो वहाँ पे एसिड वाले केमिकल क्या करेंगे? तो वो एसिड वाले केमिकल इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ की डस्ट या वहाँ के स्मोक के साथ में, और तब ये जो ग्राउंड पे गिरेंगे वो कहा जाएगा ड्राई डिपोजिशन, ठीक है ना। ग्राउंड पे आके चिपक जाएंगे, बिल्डिंग पे चिपक जाएंगे, वेजिटेशन पे, कार वगैरह पे चिपक जाते हैं। अब ऐसा जो ड्राई डिपोजिशन गैसेस होती हैं या पार्टिकल्स होते हैं, इनको अगर बारिश बड़ी तेज हो जाए तो वो सरफेस से बह जाएंगे, चिपके कोई चीज़ चिपके हुए बह जाएंगे, ठीक है, और उसी बह बह के आगे बढ़ जाएंगे। तो जो रन ऑफ होता है, जो ये बह के आगे बढ़ जाते हैं पानी का, इससे क्या होता है, अब रन ऑफ हुआ, पानी में मिल गए ये, तो और ज़्यादा एसिडिक बन गए। तो करीब आधे से ज़्यादा एसिडिटी जो एटमॉस्फेयर में है वो अर्थ में इस ड्राई डिपोजिशन के माध्यम से ही आती है। आपको मालूम है ये बात? अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि pH लेवल 5.6 है ना,
तो थोड़ा सा मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊं तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्या होता है। देखिए, जो पीएच स्केल है ये मेजर करती है कि आखिरकार कितना एसिडिक या बेसिक, जैसे जिसे हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं, ये सोल्यूशन है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक सोल्यूशन है, इस बात को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करा जाता है। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज 0 से लेके 14 तक की होती है, ठीक है। पीएच ऑफ, जिसमें 7 जो है उसे माना जाता है न्यूट्रल, ठीक। अब जो पीएच 7 से नीचे का मामला होता है, ठीक है ना, नीचे का मामला होता है, उसे हम कहते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं? एसिडिक। और इसके जो ऊपर का मामला होता है, मतलब ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है, इसका मामला होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक। तभी तो हमने 5.6 बोला था एसिडिक। तो ये डिवाइस करा गया था 1909 में, और यही लोगैरिथमिक इंडेक्स है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का एक्वस सोल्यूशन में। जब हम पानी की बात करते हैं तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज करते लगती है जैसे ही हाइड्रोजन की आयन का लेवल जो है वो बढ़ता है, और सोल्यूशन जिसमें पीएच 4 जिसे हम कहेंगे वो 10 गुना ज़्यादा एसिडिक होगा पीएच 5 के कंपैरिजन में। इतना एक पॉइंट में फ़र्क आता है। और आपको मालूम है 10 गुना ज़्यादा ये होगा पीएच 5 के कंपैरिजन में एसिडिक, और ये 100 गुना ज़्यादा एसिडिक होगा पीएच 6 के कंपैरिजन में। समझ रहे हो कितना फ़र्क आ रहा है? तो जो पीएच की रेंज यूजुअली दी जाती है, मैंने बताया 0 to 14, जितना कम हुआ हायर वैल्यूज़ हुई, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है। अब बात आती है कि मैम कौन से सोर्सेज हैं, है ना, कौन से सोर्सेज ऑफ कंपाउंड हैं जिनकी वजह से ये एसिड रेन हमें देखने को मिलती है। एक एक करके समझिएगा, गौर से समझाऊंगी। सबसे पहले है अपना सल्फर। कौन सा है? सल्फर। क्या कहानी है सल्फर की? सल्फर दोनों तरीके से मिलता है। नेचुरल सोर्सेज भी हैं इसके। नेचुरल सोर्सेज में आप पा जाओगे जैसे सीज, ओशंस, वॉल्केनिक इरप्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस सॉइल के अंदर होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन होना ऑर्गेनिक मैटर का। ये सब नेचुरल प्रोसेस है जो कुछ खास हार्म नहीं करते। अब आती है हम लोग की मुसीबतें, मैन मेड सोर्सेस। भैया आग लगाए दे रहे हैं, 60% सल्फर निकलता है उसमें से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से 30% निकलता है। जो मेटल सल्फाइड ओर का हम स्मेल्टिंग करते हैं ना प्योर मेटल पाने के लिए, उसमें से निकलता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का हम करते हैं मेटलर्जिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, उसमें से निकलता है। तो एक तो हो गया ये सल्फर। अब आप कहेंगे दूसरा नाइट्रोजन। मैम नाइट्रोजन, इसमें क्या दिक्कत है? सुनिए, नाइट्रोजन जो नेचुरल सोर्सेस से निकलती है उसमें तो लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको फॉरेस्ट फायर से, जो ऑयल, कोल और गैस जो जलाते हैं उसके कंबक्शन से निकलती है। ठीक, समझते जाइएगा, अभी बताती रहूँगी मैं। तीसरा कंपोनेंट है इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड देखो, जब बायोमास को जलाओगे ना, फॉरेस्ट फायर जब होती है उसमें से निकलता है, इसकी वजह से फॉर्मिक एसिड निकलता है, दैट इज HCOOH, एंड साथ में फॉर्मल डिहाइड निकलता है HCHO एटमॉस्फेयर के अंदर। और बहुत मात्रा में अगर फ्रैक्शन फॉर्मल डिहाइड का है तो ये फोटो ऑक्सीडाइजेशन के साथ मिलता है और बनाता है फॉर्मिक एसिड को एटमॉस्फेयर के अंदर। तो मेन 3 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया जो होते हैं। अब ये और भी 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से एसिडिफिकेशन होता है रेन का एटमॉस्फेयर में, जिसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बात करते चाहेंगे हम आपको क्लोरीन, उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है स्मोक स्टैक्स से, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आप जान रहे हैं ऑटोमोबाइल से निकलती है, तो ये सारे कार्बनिक एसिड बन जाते हैं। तो समझ में आया कि सल्फर, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रोजन के साथ साथ और कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज में ही पैदा होते हैं? हाँ, देखिए SOX और NOx जो एसिड रेन का मुख्य कारण है, ये ऑफन ट्रांसपोर्ट होते हैं लंबे लंबे डिस्टेंस तक,
जहाँ से ये निकले हैं वहाँ तो छोड़िए, वहाँ से जो हवा चली है उस हवा के साथ मिलके ये बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं और पोल्यूशन को फैलाते हैं दूर दराज के एरियाज़ में। प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि एसिड रेन कोई ऐसा तो है नहीं यहीं गिरेगी, है ना, यहाँ पे गंदगी यहीं गिरेगी, यहाँ नहीं गिरेगी। ये उड़ उड़ के जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बारिश होगी तो वहाँ वहाँ ही गिरेंगे, वहाँ वहाँ एसिड रेन होगी, ठीक है। तो अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एसिड रेन वाले एरियाज़ के, ठीक है। तो समझते हैं ये एरिया जहाँ पे एसिड रेन के अटैक होना संभव है, इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एरिया आपको जो इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की उसके साथ जुड़े मिलते हैं। ये अपलैंड होते हैं या माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वेल वाटर ना अच्छा खासा पानी रेन और स्नो के द्वारा लाया जाता है। अब चूँकि पानी बहुत है तो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, एरियाज़ में स्ट्रीम्स मिलती हैं, साथ में बहुत सारी लैंड भी कवर होती है यहाँ पे वेजिटेशन से। और चूँकि ऊपर है तो यहाँ पे सॉइल भी बहुत ही थिन होता है और ग्लेशिएटेड बेडरॉक होता है, तो ये बढ़िया मौका मिल जाता है। अच्छा, वर्ल्ड का क्या सिनेरियो समझते हैं। सच में बहुत सारे हिस्सों में स्कैंडिनेविया, कनाडा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यूएस या नॉर्थन यूरोप के अंदर, खासकर जर्मनी और अपलैंड ब्रिटेन में ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अटलांटिक के साथ यहाँ पे बहुत सारे और एसिड रेन के हॉटस्पॉट भी हैं, जैसे कि नोवा स्कोटिया, सदर्न ओंटारियो, क्वीबेक इन कनाडा के अंदर है, एडिरोनडैक माउंटेन्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, ग्रेट स्मोकी माउंटेन मिलेगा, कुछ पार्ट्स आपको विस्कॉन्सिन के मिलेंगे, मिनेसोटा के मिलेंगे और कोलोराडो रॉकीज़ जो आपका यूएस में है, इन जगह मिलेंगे। अरे मैम यहाँ कहाँ ही जा रहे हैं, ये तो खाली थ्योरेटिकली हो गया। हमारे देश का बताइए ना, इंडिया में क्या सीन है। देखो, भारत के अंदर पहली बार एसिड रेन को रिपोर्ट किया गया था बम्बई के अंदर, बॉम्बे में 1974 में। और उसके बाद बहुत सारे इंस्टेंसेस एसिड रेन के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिले। इंडिया के अंदर एनुअली अगर हम देखें तो हमारा जो ये इसका एमिशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये ऑलमोस्ट डबल देखने को मिला है पिछले 10 सालों में। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन भी तो बढ़ा है ना बहुत ज़्यादा। और सॉइल का पीएच लेवल देखने को मिला है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, कोस्टल कर्नाटका, केरला से, कुछ उड़ीसा के पार्ट से, वेस्ट बंगाल और बिहार से भी। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे लिचन्स एक अच्छा बायो इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। बहुत सारे पीएच करीब 6 पॉइंट के अराउंड, बहुत सारे एनिमल जो कि इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स के हैं फॉर फिश वगैरह, वो कम होते हैं। और ये के अंदर फ्रेश वाटर श्रिम्प हो गया, क्ले फिश है, स्नेल्स और कुछ छोटे छोटे म्यूजल्स भी देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि मैम ये केमिस्ट्री क्या है एसिड रेन की, ठीक है। देखो, यहाँ पे 6 बेसिक स्टेप्स हैं जो एसिड रेन के फॉर्मेशन में जो है इन्वॉल्व है। एक एक करके समझना कैसे एसिड रेन बन रही है 6 स्टेपों में। सबसे पहली बात तो जो एटमॉस्फेयर है उसे ऑक्साइड्स मिलती है सल्फर की और नाइट्रोजन की। कहाँ से मिल रही है? मैंने बताया एक नेचुरल सोर्सेज है और एक मैन मेड सोर्सेज हैं। इन दोनों से ही ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन की मिल गई एटमॉस्फेयर को, ठीक। अब होता क्या है कि इनमें से कुछ ऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आ जाती हैं, जैसे मैंने बताया ड्राई डिपोजिशन के माध्यम से, चाहे वो जहाँ से निकली हों वहीं पे या थोड़ा बहुत उड़ उड़ के आसपास के एरिया में गिर गई। फिर तीसरी बात क्या हुई कि जो सूर्य देवता है सनलाइट से और बढ़ता है फोटो ऑक्सीडेंट्स और फॉर्म होती हैं, जैसे कि ओजोन वगैरह एटमॉस्फेयर के अंदर, ये इसको स्टिमुलेट करता है। और चौथी बात, ये जो फोटो ऑक्सीडेंट्स हैं ये इन ऑक्साइड जो सल्फर और नाइट्रोजन की है इनके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और बना के देते हैं खतरनाक H2SO4 और HNO3 को ऑक्सीडाइजेशन के माध्यम से, ठीक। फिर क्या हुआ कि जो ऑक्साइड्स सल्फर और नाइट्रोजन की हैं और फोटो ऑक्सीडेंट्स या दूसरे गैस जैसे कि NH3 वगैरह, और आखिरी में लास्ट में एसिड रेन के अंदर आयंस होते हैं किसके,
सल्फेट के, नाइट्रेट के, अमोनियम और हाइड्रोजन के, जो यहाँ पे वेट डिपोजिशन के माध्यम से गिरते हैं ज़मीन पे। समझे कैसे 6 स्टेप में एसिड रेन बन रही है। तो अब सवाल उठता है कि मैम आखिरकार क्या डिफरेंस है जो ये नॉर्मली और एंथ्रोपोजेनली, मतलब मनुष्य द्वारा और जो कुदरत द्वारा जो एसिडिफाइड होती हैं लेक्स तो हो रही दोनों से, तो भैया नॉर्मल भी हो रही है तो एंथ्रोपोजेनिकली भी हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना। नेचुरली भी तो हो रही है। देखिए अब हम आपको समझाते हैं क्या डिफरेंस है। हाँ, एंथ्रो ऐसे लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो जो नेचुरली होती है उसमें ये ब्राउन से येलो कलर होता है ह्यूमिक सब्सटेंसेस के द्वारा। कंसंट्रेशन जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन का होता है वो हाई होता है, बल्कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है, और ये अबाउंड होती हैं विद एक्वाटिक लाइफ। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिकली एसिडिफाइड लेक्स होती हैं वो बहुत ही क्लियर वाटर कॉज होता है बाय रिड्यूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन कंसंट्रेशन कम होते हैं, वेयरएज ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है। पुअरली बफर होता है। इनमें से कुछ सेंसिटिव टैक्सा जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, कुछ बैक्टीरिया, स्नेल्स, म्यूसिल्स, क्रूटेशियंस, मे फ्लाइज और फिश या डिक्रीज या ख़त्म हो जाती हैं। समझे। तो ये कहानी है दोनों चीज़ों की। बहुत सारे डू यू नो वाले बॉक्स जो है निकले चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में माहौल ख़राब हो जाएगा, इस वजह से नहीं कर रही थी मैं। अभी मैं पूरा जब एसिड रेन को कंप्लीट कर दूंगी तो एक साथ सारे डू यू नो आपको पढ़ा दूंगी। हाँ, अब बात आती है इम्पैक्ट क्या होता है एसिड रेन का, समझिएगा। देखिए जो एक्सचेंज होता है ना हाइड्रोजन के आयंस के बीच में और न्यूट्रिएंट कैटायंस के बीच में, जैसे कि पोटेशियम या मैग्नीशियम के बीच में सॉइल के अंदर, इसकी वजह से होती है लीचिंग न्यूट्रिएंट्स की, और सॉइल बन जाता है इनफर्टाइल। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, ये लीचिंग वगैरह क्या होती है मैंने इसके स्टार्टिंग के पार्ट्स में बता दिया है, तो भैया कृपा करके उसको देखते हुए ज़रूर आइएगा। हाँ, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि रेस्पिरेशन जो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का है उनमें कम हो जाएगा रेस्पिरेशन, और अमोनिया की मात्रा बढ़ती है सॉइल के अंदर। क्यों? क्योंकि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। ठीक है, तो अमोनिया की मात्रा बढ़ी सॉइल के अंदर, क्यों? ड्यू टू द डिक्रीज इन अदर न्यूट्रिएंट डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन द अदर न्यूट्रिएंट डिक्रीज द, और इसकी वजह से क्या होता है कि रेट जो डिकम्पोजिशन का है वो भी कम होने लगता है। अब क्या होता है, अब जो नाइट्रेट का लेवल है सॉइल का ये भी कम होने लगता है, और एसिड रेन का इम्पैक्ट अब जो सॉइल पे पड़ा वो इंडिया में अगर देखें तो कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सॉइल मोस्टली एल्कलीन पहले से ही है और अच्छी खासी हमारे पास बफरिंग एबिलिटी है। ठीक है, तो सॉइल पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो मैंने आपको बताया। अब इसका इम्पैक्ट वेजिटेशन पे क्या पड़ता है वो आपको बताती हूँ। देखिए एसिड रेन ट्रीज़ को, अंडर ग्रोथ को फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी तरीके से अफेक्ट करते हैं, जिससे ग्रोथ भी बेकार हो जाती है और या तो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो टिपिकल ग्रोथ या डिक्रीजिंग सिस्टम में पहली चीज़ तो डिसकलरेशन या लॉस देखने को मिलता है फॉलियर बायोमास का। उसके अलावा लॉस फीडर रूट बायोमास का, खासकर कॉनिफर में देखने को मिलता है। प्री मैच्योर सेनेसेंस जिसे हम लोग एजिंग कहते हैं, ओल्डर नीडल्स की कॉनिफर ट्रीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डैमेज देखने को मिल, सेकेंडरी रूट या फोलियर पैथोजन में डेथ देखने को मिलती है। हर्बेशियस वेजिटेशन की जो कि अफेक्टेड एरिया के नीचे वाली हैं, है ना। लीचिंग जो होती है ये अफेक्ट करती है ट्रीज़ को, डेथ होती है अफेक्टेड ट्रीज़ की, तो वेजिटेशन की तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर बात आती है कि मैम और किसी को करता है। हाँ भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ये बहुत अफेक्ट करता है। जैसे पीएच का जो लेवल है ना वो बताता है आपको प्लोरिफरेशन किसी भी माइक्रोबियल स्पीशी का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो रह सकता है और किस रेट से वो प्रोड्यूस करेगा। एक अच्छा पीएच लेवल में ज़्यादातर बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ नियरली न्यूट्रल रहते हैं और ज़्यादा फंगी एक एसिडिक इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो ब्लू ग्रीन है वो भी अल्कलाइन इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं। तो जिस तरह का यहाँ लेवल पीएच का उस तरह के जीव जंतु रहने लगेंगे, तो मतलब ये बैक्टीरिया वगैरह। तो
अगर लंबे वक्त तक एसिड रेन चलती है तो ये माइक्रोबियल स्पीशीज जो सॉइल के अंदर हैं और वाटर शिफ्ट जो होता है बैक्टीरिया बाउंड का वो फंगी बाउंड की तरफ बढ़ने लगता है और इससे माइक्रोफ्लोरा के अंदर भी इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से डिकम्पोजिशन का रेट सॉइल में कम हो जाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल के, साथ में फंगल डिजीज बढ़ने लग जाएंगे एक्वाटिक लाइफ में और फॉरेस्ट में। तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या मैम वाइल्ड लाइफ को भी पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, एसिड रेन का वाइल्ड लाइफ पे जो इम्पैक्ट है वो इतना ऑब्वियस नहीं है, बट इसलिए ये काफ़ी मुश्किल है हमें समझना। अलग अलग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट एसिड रेन के प्रोडक्टिविटी के ऊपर और अलग अलग सर्वाइवल के ऊपर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के ये देखने को मिले हैं। एसिड रेन डायरेक्टली एग्स को या टैडपोल्स को, जो फ्रॉक्स के होते हैं, सैलामेंडर्स जो ब्रीड करती है स्मॉल फॉरेस्ट के पॉन्ड्स में, इन सबको अफेक्ट करती है। और ये देखा गया है कि जो एसिड रेन है वो इनडायरेक्टली वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करती है, क्योंकि मेटल्स को बाउंड करती है सॉइल में, सेडिमेंट्स रिलीज हो जाते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, और जहरीले पदार्थ जो है वो एनिमल पी पा के पचा नहीं पाते, जैसे बर्ड्स वगैरह जो ऐसे इन्वायरमेंट पे ही जीवित हैं। अच्छा, कोई दूसरे इनडायरेक्ट इफेक्ट एसिड रेन के वाइल्ड लाइफ के ऊपर कि भैया लॉस या ऑल्ट्रेशन होता है फूड का, हैबिटेट रिसोर्सेज का। और आखिरी में हम अपनी बात कर लें जरा ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो साथियों, एसिड रेन का इफेक्ट ह्यूमन पे बहुत तरह से पड़ता है। कुछ ऑब्वियस बातें हैं, जैसे गंदी बदबू आना, विजिबिलिटी कम दिखना, इरिटेशन होना स्किन में, आँखों में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कुछ डायरेक्ट इफेक्ट के अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होना, पल्मोनरी एम्फाइज्मा, कैंसर होना। कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट में फूड पॉइजनिंग जैसे, या ड्रिंकिंग वाटर या फूड की वजह से। लेवल जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स का बढ़ेगा, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, कैडमियम, एल्यूमिनियम का, तो इससे भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ह्यूमन की हेल्थ पे पड़ेगा। अच्छा, जो एसिड रेन है वो डैमेज करती है मटेरियल्स को भी। जैसे कुछ मेटल्स की बात करें तो इम्पैक्ट इसमें कोरोजन या टार्निशिंग, या प्रिंसिपल एयर कंपोनेंट इसके होते हैं सल्फर ऑक्साइड या दूसरे कुछ एसिड गैसेस। बिल्डिंग स्टोन पे फ़र्क डालती है। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि सरफेस इरोजन होगा, सॉइलिंग, ब्लैक क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, और एयर पोल्यूटेंट्स में होते हैं सल्फर ऑक्साइड या दूसरे एसिड गैसेस। तीसरे नंबर पे सिरमिक और ग्रास पे फ़र्क डालती है कि सरफेस इरोजन होगा, सरफेस क्रस्ट फॉर्मेशन होगा, और एयर जो पोल्यूटेंट है प्रिंसिपल, उसमें एसिड गैसेस स्पेशली फ्लोराइड कंटेनिंग आते हैं। फिर पेंट और ऑर्गेनिक कोटिंग की बात करें तो इसमें सरफेस इरोजन, डिसकलरेशन, सॉइलिंग आएगा, और जो इसमें वो है उसमें बात आती है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की। फिर पेपर पे इसका असर पड़ता है, एम्ब्रिटलमेंट, डिसकलरेशन होता है सल्फर ऑक्साइड की वजह से। फोटोग्राफिक मटेरियल जैसे माइक्रो ब्लेमिशेस देखने को मिलेंगे सल्फर ऑक्साइड की वजह से। टेक्सटाइल में फेडिंग या कलर चेंज देखने को मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन की वजह से। लेदर के ऊपर ये वीकनिंग पावर्ड सरफेस इसका हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड की वजह से। और रबर की बात करें तो इसमें क्रैकिंग आने लगेगी ओजोन की वजह से। ठीक है, तो कुछ मटीरियल्स पे इसका ये असर पड़ा। और लास्ट में एसिड रेन का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एसिड रेन का इम्पैक्ट फार्मिंग पे, फिशिंग पे जो होता है ना, इससे जो ग्रॉस नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है, इनकी क्वालिटी ख़राब होती है, खासकर एग्रीकल्चर या डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी इंडिया है इसमें। अब एक बात ये आती है कि भैया ट्रिगर इफेक्ट क्या है एसिड रेन का पोल्यूटेंट के ऊपर। अब जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके ऊपर क्या, और उन्हें बढ़ाती है क्या एसिड रेन? भाई पहले से भी तो और पोल्यूटेंट्स हैं, एसिड रेन आई तो क्या हुआ? देखो, रेन वाटर का अगर पीएच लेवल कम है मतलब वो एसिडिक है, ठीक है ना, तो एसिडिटी इन्वायरमेंट में बढ़ी, तो इससे अफेक्ट जो और हार्मफुल पोल्यूटेंट के हैं वो और बढ़े। अब ये क्या नई कहानी है? देखो, बुराई पहले से थी, और अगर बुराई आ गई खतरनाक वाली तो ये बुराई तो और बढ़ गई। हाँ, अब इसमें एक एक करके समझो। मर्क्यूरी, ये सब मैं बता चुकी हूँ, मर्क्यूरी वगैरह कैसे जो है पोल्यूटेंट्स हैं। तो मिथाइल मर्करी और रिलेटेड शॉर्ट चेन एल्कलीन मर्क्यूरियल कंपाउंड सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं ह्यूमंस को, क्योंकि ये फिश के टिश्यू में जमा हो जाते हैं और ये फिश को, खाने वाली फिश को ह्यूमंस खाते हैं। हालांकि एसिड का डिपोजिशन की वजह से ऐसा नहीं होता कि मिथाइल मरकरी भी बढ़ जाए, उसको प्रोड्यूस होने लगे, बल्कि इससे जो पार्शनिंग है मिथाइल मरकरी की वो वाटर कॉलम में बढ़ जाती है। और जो लाइम का यूज़ है इसने हालांकि मदद करी है कि मरकरी का लेवल जो है वो फिश में से कम करने में। तो मरकरी की बात करी,
अभी देखो एल्यूमिनियम, अब होता क्या है कि जो एसिडिफाइड वाटर है वो जाना जाता है कि वो बह बह के अंदर चला जाएगा और सब्सटेंशियल लीच करता है अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम को फ्रॉम वाटर शेड। इवन रिलेटिवली कम लेवल पे भी एल्यूमिनियम जो है वो देखा गया है कि वो खतरनाक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की किडनी का फंक्शन भी खराब हो जाता है और वो किडनी भी उनकी ख़त्म हो सकती है। तीसरा जो है कैडमियम, मैं ये सब बता चुकी हूँ, आप अगर पढ़ते आ रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे हम लोग इन सारे पोल्यूटेंट्स की क्यों बात कर रहे हैं, सब बहुत खतरनाक वाले हैं। कैडमियम, तो कैडमियम ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई में आ सकता है कोरोजन के माध्यम से, गैल्वनाइज पाइप के, या फिर कॉपर जिंक के, क्योंकि कोरोजन हुआ है, जंग वंग लगी है गैल्वनाइज पाइपर में फ्रॉम द कॉपर जिंक सोल्डर जो कि यूज़ करा गया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो अगर वाटर कम, मतलब जो वाटर का पीएच लेवल कम हुआ 6.5 से 4.5 हुआ, तो समझ लो 5 गुना ज़्यादा कैडमियम बढ़ गया और इससे रेनल ट्यूबरलर डैमेज हो जाएगा। उसके बाद एक खतरनाक मटेरियल भैया लेड की बात करें तो फीटसेस, छोटे बच्चे, नवजात शिशु, इन्फेंट्स हाईली ससेप्टेबल हैं ड्रिंकिंग वाटर लेड कंटामिनेशन से। हाई ब्लड लीड लेवल्स बच्चों में जो 30 mUg या mi से ज़्यादा हो, माना जाता है कि बायोलॉजिकल और न्यूरोफिजिकल डिसफंक्शन के लिए कारण है। हालांकि लोअर देन नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ लेड, इसकी वजह से मेंटल डेफिशिएंसी या बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एस्बेस्टॉस की। तो एस्बेस्टॉस जो नेचुरल रॉक में है, ये एसिडिक वाटर के द्वारा रिलीज करा जाता है। तो ये हमने कुछ आपको बातें बताई। तो अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एक कंट्रोल मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो पोल्यूशन को कम करिए बफरिंग के माध्यम से, कि मतलब एक ऐसा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट लेकर आइए इस एसिडिफाइड वाटर को जिससे पीएच का लेवल बढ़े और इससे कंट्रोल हो। यूजुअली जो चूना होता है, लाइम, एक कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा SO2 का एमिशन कम करिए पावर स्टेशन से, लेस फॉसिल फ्यूल को बर्न करिए, ऑल्टरनेट एनर्जी का यूज़ करिए जैसे कि अपनी टाइडल, विंड, हाइड्रो पावर वगैरह हो गई। इसके साथ साथ लो सल्फर फ्यूल का यूज़ करिए, डीसल्फराइजेशन करिए, एमिशन जो NOx का है पावर स्टेशन से ख़त्म करिए, इंजन्स को मॉडिफाइड करिए, SOx का एमिशन कंट्रोल करिए, जैसे कि कन्वर्ट कर दीजिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड में, कन्वर्ट कर दीजिए इसको एलिमेंटल सल्फर में, न्यूट्रलाइज कर दीजिए, यूज़ करिए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक टॉपिक को बस और करना बाकी रह गया, अपना चैप्टर हो जाएगा, जो कि है कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डेवलप करा है क्राइटेरिया जिसके माध्यम से कैटेगराइज करा जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ चीज़ों में, जैसे कि एक तो हो गया रेड, फिर एक हो गया ऑरेंज, फिर हो गया ग्रीन, साथ में वाइट। इन कैटेगरीज में किया जाएगा उनके पोल्यूशन इंडेक्स के बेसिस पे, वो जिस हिसाब से पोल्यूशन निकालती हैं, एफ्लुएंट्स या वाटर पोल्यूटेंट कितना निकालती हैं, हजार्डियस वेस्ट जनरेट कितना करती हैं और कंजम्पशन कितना करती हैं रिसोर्सेज का, उस बेसिस पे इनको इन चीज़ों में डिवाइड करा जा रहा है। पोल्यूशन इंडेक्स PI का किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो 0 से लेके 100 तक देखा जाएगा और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी PI की, वो दिखाएगी कि इसमें पोल्यूशन का लोड की डिग्री भी बढ़ रही है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा एक बात आती है रीकैटेगराइजेशन की इंडस्ट्रीज़ की, वो बेस्ड होगा पोल्यूशन के लोड पे साइंटिफिक एक्सरसाइज। ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है। पुराना सिस्टम जो कैटेगराइजेशन का था वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए और पोल्यूशन को इंडस्ट्रीज़ का रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा था। अभी जो रीकैटेगराइजेशन नया वाला है ये लैकुमाई हटाएगा और क्लियर पिक्चर हमें देगा। तो नई कैटेगरी जो वाइट इंडस्ट्रीज़ की है, जो प्रैक्टिकली वाइट इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो नॉन पोल्यूटिंग है प्रैक्टिकली, इनको कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फाइनेंस से, फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, और किसी भी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री को नॉर्मली परमिट नहीं किया जाएगा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में या प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर।
तो ये अपना पूरा चैप्टर हमने करा। अब कुछ डू यू नो वाले बॉक्स हैं उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि पहला बॉक्स कहता है कि ट्रीज फर्न्स लाइक साइथिया एंड एल्सोफिया ये इरेक्ट करते हैं राइजोम्स को विद जनरली अनब्रांच ट्रंक्स के साथ। इसमें एक क्राउन होता है, बहुत ही ग्रेसफुल फेदरी फ्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से रोसीट फॉर्म होता है द अपेक्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि स्मार्ट मिशन के तहत फर्स्ट इस तरह का इनिशिएटिव क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2019 लॉन्च करा गया था। इंटेंशन ये था कि हम एक रोड मैप बनाएंगे सिटीज़ के लिए, अर्बन इंडिया के लिए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और मिटिगेशन और अडॉप्टेशन मेजर्स को अडॉप्ट कर सकें। अच्छा, कुछ ज्ञानवर्धक बातें डू यू नो वाली में। पहले तो बॉन्साई के बारे में बताया है, जैसे कि टेलर्ड या ह्यूमन मेड छोटे छोटे या लिविंग ट्रीज होते हैं ना, है ना, जो प्रिवेंट होते हैं फ्रॉम रीचिंग टू द नॉर्मल साइज नहीं पहुंचते, लेकिन सारी चीज़ें वही बॉन्साई पेड़ होते हैं ना छोटे छोटे, ये पॉट्स में उगाते हैं, ग्रीन हाउस में रखते हैं, ठीक है, ड्राइंग रूम वगैरह में रखते हैं। इस टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट किया गया था जापानीज़ के द्वारा। अच्छा, दूसरी बात, बैम्बू की बात करें तो ये ट्रीज जो हैं उनमें मेन ट्रंक नहीं होता बट क्लस्टर ऑफ क्लम्स होते हैं जो निकले होते हैं अंडरग्राउंड राइजोम से। ये जो क्लम्स हैं ये अनब्रांच हैं, है ना, ब्रांच नहीं होती है, अलग अलग डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटर नोड्स से जो इनको एक जॉइंटेड अपीयरेंस देती है। ठीक है, ये जो ट्रीज़ हैं, अब ट्रीज़ की बात करिए तो ट्रीज़ क्या करते हैं, ऑक्साइड्स को कार्बन के एयर से कम करते हैं और साथ में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, वेस्ट को भी डिसइंटीग्रेट करते हैं, एक तरीके से पोल्यूशन के लिए एक सिंक के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो प्लांट के बीज होते हैं वो बनते हैं बिना फर्टिलाइजर के भी, और इस फिनोमिना को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एगामोस्पर्मी, लिख देती हूँ मैं, सॉरी, एगमोस्पर्मी। ठीक है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्म हो, एक तरीके का ये पार्थिनोजेसिस है। तो फ्रूट जो मैच्योर होता है बिना सीड के फॉर्म हुए इसे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, समझे। तो जो अच्छा, इसके अलावा जो बिवरेज प्लांट होते हैं वो प्लांट होते हैं जिनकी वजह से हमें ड्रिंक्स या बिवरेजेस मिलती हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक दोनों ही देखते हैं। तो ये एक पैलेटेबल या रिफ्रेशिंग होती हैं। नॉन अल्कोहलिक बिवरेज यूज़ करी जाती है, जैसे कैफीन के होता है इनके अंदर, एंड अल्कलाइड जो स्टिमुलेटिंग है, रिफ्रेशिंग क्वालिटीज़ होती है। लेकिन अल्कोहलिक बिवरेजेस में वो सारी होती हैं जिनके अंदर ज़्यादा हाइड्रोक्सिल होता है, मतलब -OH ग्रुप्स, जैसे कि इथेनॉल वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं, देखते जाइए, सुनते जाइए। एक आध बॉक्स और बचा है वो भी बता देती हूँ। एक बॉक्स ये कहता है कि जो इंडियन जाइंट स्क्विरल हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होते हैं, डायनल होते हैं, एर्बोरेल होते हैं, हर्बीवोर स्क्विरल होती हैं। और ये जो स्पीशी है ये आपको डेसिडुअस, मिक्स डेसिडुअस, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी, पेनिनसुलर इंडिया के, रीचिंग एज फार नॉर्थ एज दी सतपुरा हिल रेंज ऑफ मध्य प्रदेश, और IUCN के स्टेटस के हिसाब से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती हैं। और एक लास्ट बात कि जो बनाना का पेड़ है, बनाना प्लांट या ट्री, इसके अंदर सिर्फ एक थिक फॉल्स स्टम्प होती है जी, जो वुडी नहीं होती है, बनी होती है सेंट्रल कोर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू से। इसके कंसील होता है फाइब्रस और शेडिंग बेसिस, लार्ज बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। स्ट्रिक्टली बताएं तो बनाना क्या है, बनाना एक जाइंट हर्ब है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा इतना बड़ा चलने वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिन्यूएबल एनर्जी को पढ़ेंगे। व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आपको वे वीडियोस फेसबुक पे भी मिल जाएंगी, और इसके अलावा आपको क्वेश्चंस और बहुत सारे कोट्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स के जो कोट्स हैं मैं सब कवर कराती हूँ इन जगहों पे विद ऑल डेली क्वेश्चंस। तो प्लीज़ फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।